महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत दादा पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शपथ ली है। दरअसल जिस तरीके से ये दुर्घटना घटित हुई और अब एनसीपी की बागडोर किसके हाथों में होगी, कौन एनसीपी को संभालता हुआ नजर आएगा, क्या सुनेत्रा पवार ही अंतरिम रूप से अध्यक्ष बनाई जाएंगी, प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे का क्या योगदान रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे अजीत पवार के काफी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। जिस वक्त अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी के साथ जो तोड़फोड़ की थी, जिस तरीके से जो विधायकों को लेकर वो महायुति सरकार में शामिल हुए थे, उसमें प्रफुल्ल पटेल की अहम भूमिका थी और अजीत पवार के काफी करीबी प्रफुल्ल पटेल माने जाते रहे हैं। लेकिन अब खबरें यह भी सामने आ रही है, चूंकि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई है सुनेत्रा पवार, तो उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई है और उस राज्यसभा सीट पर उनके बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की खबरें लगातार चर्चाओं में हैं। दूसरी खबर यह है कि बारामती में आगे आने वाले वक्त में उपचुनाव होगा। वो बारामती जहां पर अजीत पवार ने शरद पवार की सियासी विरासत को संभाला और 1991 से लेकर 2024 तक लगातार अजीत पवार बारामती के लोगों का जनप्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। वो वहां से विधानसभा के चुनाव जीतते हुए नजर आए, 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अब सवाल यह है कि बारामती पर क्या अजीत पवार परिवार की बहू ऋतुजा पाटिल यहां पर उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि परिवार को अजीत दादा के जाने के बाद राजनीतिक संकट से जूझना पड़ सकता है। लिहाजा उनकी राजनीति को कैसे संभाला जाए, यह भी बड़ी चुनौती होगी। परिवार इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है, शरद पवार परिवार के साथ खड़े हुए हैं और रोहित पवार, सुप्रिया सुले भी अजीत पवार के साथ जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग थी वो नहीं खत्म हुई थी। चाहे भले ही वो कुछ विधायकों को तोड़ करके महायुति में शामिल हो गए थे, लेकिन बार बार मुलाकातें होना परिवार के सदस्यों से यह प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत संबंध जो है वो खराब नहीं हुए थे। लेकिन ऋतुजा पाटिल का जिक्र क्यों हो रहा है बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर, वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जय पवार की पत्नी है ऋतुजा पाटिल और जो रिपोर्ट से सामने आ रही है उसमें ऋतुजा पाटिल के पिता की एक कैंपेनिंग कंपनी है और रिपोर्ट्स में यह बताया भी जा रहा है कि ऋतुजा पाटिल के पिता ने अजीत पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में 2024 का विधानसभा चुनाव जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। डिजिटल रूप से उनकी पार्टी के प्रचार प्रसार में अजीत दादा परिवार की मदद की गई, उनकी पार्टी की मदद की गई। ऐसे में सवाल ये रहेंगे कि आखिरकार परिवार किस तरीके से रणनीतियां बनाएगा, और इस तमाम तरीके के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार को लेकर ये लगभग तय हो गया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। 2019 में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं लोकसभा चुनाव में। ऋतुजा पाटिल को लेकर ये चर्चा हो रही है कि वो बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव लड़ सकती हैं। कैसे विरासत को लेकर के आगे बढ़ेगा परिवार? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, क्योंकि अगर पार्थ पवार की बात करें, जय पवार की बात करें, दोनों बेटे उस समय कहीं ना कहीं लोगों का एक तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे थे या उनको एक धन्यवाद दे रहे थे, हाथ जोड़ते हुए नजर आए थे। कई लोगों ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अंदाज अपना रखा सामने, अब राजनीति में दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐसे में जो छोटे बेटे हैं अजीत दा के, उनका जय पवार, उनकी पत्नी का लगातार नाम सुर्खियों में, जैसा आपने भी कहा, ऋतुजा का नाम लगातार सुर्खियों में इसलिए भी है कि उनके पिता ने जिस तरह सपोर्ट किया था अजीत पवार गुट का जो पार्टी का। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न ये भी बनता है कि क्या उनकी बेटी अब राजनीतिक तौर पर कहीं आगाज करती हुई दिखाई देंगे। लेकिन मुझे दिनेश जी ऐसा लगता है कि बारामती में जिस तरह से अब उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार, उनका ही लड़ना तय माना जाएगा, क्योंकि राज्यसभा से अगर वो हटती है तो किस सीट से उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो सीट है सुरक्षित सीट, और यहाँ से चुनाव लड़कर, क्योंकि ये सीट खाली भी हुई अजीत दादा के जाने के बाद, तो उनकी पत्नी अगर सीट से चुनाव लड़ती है तो जाहिर
जाहिर बात है विधानसभा के रूप में, तो जाहिर बात है कि उनको जो है जो जिस पद पर वो गई हैं तो कम से कम विधानसभा का सदस्य वो बनने के लिए जरूर इस सीट पर जाएंगे। अब ऐसे में जिस तरह से ऋतुजा के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वो पॉलिटिकल तौर पर आगे आ सकती हैं, क्या वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं परिवार के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो पार्थ पवार भी चुनाव तो लड़े हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव दिखाई नहीं पड़े हैं। बहुत ज्यादा उनका जो वास्ता है राजनीति से नहीं रहा है। जय पवार की बात करें जो ऋतुजा के पति हैं, उनको लेकर भी ये बात लगातार सामने आई है कि उनका भी बहुत जो ताल्लुक है वो राजनीति से नहीं रहा। लेकिन देखिए अब अजीत पवार के जाने के बाद स्थिति बदलती हुई नजर आएंगी। क्या परिवार यहाँ से एकजुट होकर राजनीति में अपनी पकड़ रखना चाहेगा, क्योंकि ये भी खबरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं कि एक गुट ऐसा भी है अजीत पवार एनसीपी में जो कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी दिखाता हुआ नजर आता है। चाहे हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें या छगन भुजबल की बात करें या फिर सुनील तटकरे की बात करें, लोग ऐसे हैं जो मजबूत छवि के लोग हैं, ताकतवर हैं, राजनीतिक अनुभव भी अच्छा खासा रखते हैं। तो ऐसे में अगर इनको दरकिनार किया गया तो क्या ऐसे में कोई बड़ा यहाँ पर फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि आप ये भी देखिए दिनेश जी कि महज कह सकते हैं अजीत पवार के देहांत के 2 से 3 दिन के अंदर ही जो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती है। तो कई लोगों ने ये तक कहा कि भाई अगर शपथ ही लेना था तो कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त कम से कम आपको लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में न सिर्फ वो सदमे में बल्कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो सदमे में दिखाई पड़ता। जी अमन जी, आपके जवाब से एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है और वो ये है कि क्या अजीत गुट में किसी तरीके की टूट फूट की आशंका थी? जी कुछ यहाँ पर इनकी पार्टी के विधायकों का ये मानना है, जो लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है, कि शरद पवार के साथ कुछ विधायक जाना चाहते थे जो कि अजीत के साथ यहाँ पर अपनी मजबूत बॉन्डिंग रखते हैं, और कुछ का मानना ये था कि वो महायुति के साथ ही रहें। लेकिन हाल ही में सुनील तटकरे का जो बयान सामने आया कि भाई हम महायुति के साथ ही रहेंगे, शरद पवार में के गुट में जाने से अच्छा यहाँ पर सरकार में वो बने रहे। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में ये जल्दबाजी इसीलिए की गई कि पार्टी को बचाया जा सके, पार्टी किसी तरीके से बिखरे नहीं? देखिए बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है दिनेश जी, क्योंकि जिस आनंद फानन में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है, तमाम तरह से इस पूरे के पूरे आयोजन को तुरंत जो है किया गया है, उससे कम से कम ये तो समझ में आता है कि 2 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होने का अर्थ ये है कि क्या पार्टी के अंदर कोई बड़ी टूट फूट दिखाई पड़ती थी? क्योंकि आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल भी जो है देवेंद्र फडणवीस से मिलते हुए दिखाई पड़े थे, छगन भुजबल भी वहां पर पहुंचे थे मीटिंग के लिए। तो क्या अंदर खाने में आपस में कोई तनाव की स्थिति बन रही थी, कोई तनातनी की स्थिति बन रही थी? ये तो खैर निकल के सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह का उनका अंदाज दिखाई पड़ा तुरंत जाके मिलना, तो क्या वो ये चाहते थे कि उनके गुट को अहमियत दी जाए? लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया कि भाई 2 दिन के अंदर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, और यहाँ पर शरद पवार जो वरिष्ठ नेता है एनसीपी के, तो कह सकते हैं कि मजबूत ताकतवर जो नेता है उसमें शुमार किए जाते हैं और परिवार के मुखिया के तौर पर भी देखे जाते हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई शपथ ग्रहण का तो मुझे कोई पता ही नहीं है। तो ऐसे में ये कई तरह के सवाल उठ जाते हैं, जहां पर ये संभावना जरूर बनी कि क्या कोई बड़ी टूट फूट पार्टी के अंदर होने वाली थी। उससे बचने के लिए तुरंत सुनेत्रा पवार ने कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो इस तरह की चीजें अब कह सकते हैं सवालों के कहीं ना कहीं उठते हुए इन चीजों पर सवाल आ रहे हैं। अब क्या वाकई में ये सब वजह थी, या अब आपस में चीजों को मैनेज कर लिया गया है, या आपस में एक सहमति बन गई है? इसको लेकर तो आने वाले दिनों में जरूर कह सकते हैं कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि सुनेत्रा पवार जी ने शपथ लेकर कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने का काम किया है। अजीत पवार की पार्टी में टूट ना हो, विधायक उनका साथ ना छोड़े, और शरद पवार के गुट में शामिल ना हो, या अन्य किसी राजनीतिक दल का रुख ना करे। राजनीतिक तौर पर यही चर्चा हो रही है कि अजीत पवार के निधन के बाद इसी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए जल्दबाजी में सुनेत्रा पवार की शपथ दिलवाई गई है, और ऐसे में दिलचस्पी रहेगा आने वाले वक्त में देखना कि आखिरकार सरकार में उनकी भूमिका किस तरीके से देखी जाती है, क्योंकि अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय और अन्य शहरी विकास मंत्रालय जैसे भारी भरकम पोर्टफोलियो मौजूद थे। क्या सुनेत्रा पवार को भी वही जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।